मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। तो निठारी एक छोटा सा गांव है जो नोएडा के पास में है। तो वहाँ पे ये केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक बंगलो था, तो बहुत बड़ा आदमी था, वो बहुत अमीर बहुत पैसे वाला आदमी था, उसका बंगलो था। जनरली वो वहाँ रहता नहीं था, उसका हाउस हेल्प जो था वो वहाँ रहता था। तो वहाँ देखा गया, उस गांव में ये देखा गया कि बच्चे गायब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गायब हो रहे हैं। 12, 14, 16 इस एज के बच्चे बहुत गायब हो रहे थे। तो जब पुलिस कंप्लेंट लिखाने जाते थे गांव के लोग, कंप्लेंट नहीं लिखती थी पुलिस, उन्हें भगा देती थी कि अरे ठीक है, नहीं लिखती थी उनकी कंप्लेंट। ऐसे करके बहुत बच्चे गायब हुए। एक दिन जो है पायल नाम की लड़की गायब हुई। ओके। तो पायल के फादर ने थोड़ा सा स्टेप लिया। उन्होंने जाके एक बार एफआईआर लिखाने की कोशिश करी, उन्हें मना कर दिया। 2 बार 3 बार गए, फिर लिख ली गई उनकी एफआईआर कि चलो ठीक है एफआईआर लिख लेते हैं। तो हुआ ये था कि पायल, जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, फिर पायल के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो पता ये चला कि पायल का फोन एक उसी बंगलो के बाहर तक तो ट्रेस हो रहा है, वहीं पे बंद हुआ है, उसी एरिया के आगे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम उसका फोन। तो फिर एक रिक्शे वाले से पता चला कि वो वहां तक आई थी, ठीक है, रिक्शे से वो उतरी, उस बंगलो में वो गई चेंज लेने के लिए। कि रात का टाइम था, वो कहीं से रिटर्न हो रही थी, उसके पास पैसे चेंज नहीं थे, तो उसने सोचा यहाँ से मैं मांग लेती हूँ। वो गई उस बंगलो में, वहां पे उसने चेंज मांगे, वो वहीं से गायब, वो लौट के आई ही नहीं। उस रिक्शे वाले ने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वेट किया, तो फिर वो गया वहां उस बंगलो में बोलने कि यहाँ पे एक लड़की आई होगी, वो ऐसा ऐसा बोल के गई। तो वो जो उनका हाउस हेल्प था उसने कह दिया कि नहीं यहाँ कोई लड़की नहीं आई, जाओ, भगा दिया उसको, वो चला गया। तब थोड़ा सा शक गया उस बंगलो पे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि और भी जो बच्चे गायब हुए थे वो फिर बाद में लिंक होती गई चीजें कि यहाँ से गायब होते हैं बच्चे, राइट। इस एरिया तक तो रहते हुए यहाँ से बच्चे कहाँ गायब, क्लियर पैटर्न मिल गया। तो वो थोड़ा सा आया समझ में, नजर में आया। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इनका पूरा जो बंगलो था वो चेक किया गया। बंगलो के अंदर कुछ नहीं मिल रहा। बंगलो के पीछे एक नाला था, बड़ा सा नाला था, उसमें वो ये लोग क्या करते थे, बेसिकली उनका जो हाउस हेल्प था वो ज्यादातर ये करता था कि बच्चों को किडनैप करना, उनका मर्डर करना, फिर उस डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था, फिर पीसेस में कट करके ब्लैक कलर की पॉलीथिन्स में उसको भर के घर के पीछे के नाले में फेंक देता था। तो वो जो डेड बॉडी के साथ असॉल्ट करता था, दैट इज नेक्रोफिलिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। राइट। तो उसने ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम 16 बॉडीज के साथ ऐसा किया उसने। डैम। और 16-17 तो आइडेंटिफाई हुए हैं। इसके अलावा तो एविडेंसेस ही नहीं मिले। बिल्कुल ये एविडेंसेस के और भी उसको ठिकाना लगा दिया, और भी हो, क्योंकि आप पीछे नाले में डाल रहे हो, वो जाके बह के कहाँ चला गया और कितने टाइम से चल रहा है ये चीज आपको नहीं पता। डैम। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। सो नेक्रोफिलिया के साथ पेडोफिलिया भी लग रहा है, बिकॉज वो यंग ही बच्चों को मैक्सिमम गर्ल्स, मैक्सिमम गर्ल्स थे उसमें। तो यहाँ पे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जब स्केलेटल रिमेन्स मिल रहे तो आपको पूरा स्केलेटन नहीं मिल रहा है। कोई आपको फीमर मिल रही है, कोई आपको सिर्फ स्कल मिल रहा है, कोई कुछ मिल रहा है, किसी का तो उनको फिर देखा गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया, फिर पता करा गया कि ये एक अलग बॉडी का पार्ट है, ये एक अलग बॉडी का पार्ट है, ऐसे करके काउंटिंग की गई थी। सारी चीजें एक साथ नहीं मिली थी। राइट। तो उसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन हुआ कि कितनी बॉडीज थी, और फिर इवन जो अगर स्कल मिलता है तो हम उससे सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं। सुपर इम्पोजिशन करके आप जो है पता कर सकते हो कि क्या था, पूरा आप सुपर इम्पोज कर लेते हो। पहले मैनुअली की जाती थी ये चीज, मैनुअली आप स्कल पे वर्क कर रहे हो, लेकिन अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं तो इतनी मेहनत नहीं लगती है, बस फोटोग्राफ और स्कल का फोटोग्राफ आप मैचिंग करते हो। तो वो कितने सॉफ्टवेयर होता है, आप कितना मैच हो रहा है उस बेसिस पे आप मैचिंग निकाल के बता सकते हो कि किसका स्कल है। राइट। सो बेसिकली जिनको भी लाइक कोई ऐसे टाइप की मानसिक बीमारियां हैं, वो सोसाइटी के लिए कितने बड़े खतरे बन जाते हैं। अगर वो मतलब डायग्नोस हो जाता है तो डायग्नोस करके उनका इलाज होना बहुत जरूरी है, राइट। बिकॉज 16 तो केसेस सिर्फ कंफर्म पाए गए जो इन्होंने अंडर द हुड किल किए। शक की सुई इन तक गई भी नहीं, कभी भी एक भी बार नहीं गई। और मेजर रीजन ये था कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बोलना चाहिए या बिजनेसमैन, जो कुछ भी था वो, आई थिंक बिजनेसमैन था, वो काफी बड़ा बिजनेसमैन था। तो ज्यादातर
कोई पुलिस वाले छोटे मोटे सोचते थे कि हाँ ठीक है यार, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देते थे कि छोड़ो यार, गायब हो भी गए तो कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा बच्चा गायब हो गया। पुलिस की लापरवाही थी एक्चुअली वहां पे उस गांव में। अगर पुलिस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती कि अगर एक बच्चा भी गायब हुआ है तो कैसे हुआ, कहाँ गया, तहकीकात होगी। आप वहीं स्टार्ट कर देते तो हाँ। ये केस इतना आगे नहीं जाता, वहीं पकड़ा जाता वो, पर लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। वंस अगेन मतलब जब भी ऐसे कोई इश्यूज होते हैं सिस्टम में, कहीं ना कहीं कुछ लेवल का या तो नेग्लिजेंस होता है तो करप्शन होता है। नेग्लिजेंस इज लाइक वो काम नहीं करना चाहते ना, कि ठीक है। और करप्शन के भी बहुत सारे केसेस सामने आ जाते हैं। हाँ, करप्शन तो फिर सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में करप्शन तो चलता ही है। ग्राउंड लेवल पर एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करवाना कितना इजी है, मतलब थोड़े से पैसे दे दो और फिर एविडेंस, कोई हाई प्रोफाइल अगर क्रिमिनल होगा वो अपने आप को आराम से बचा सकता है ये सब करके। लैब में जाने तक कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। हाँ, मतलब लैब में पहुंचने के बाद, हाँ, उसके पहले अगर आप कुछ कर रहे हो, वी नेवर नो। वो तो है, वो पुलिस के डोमेन में आ जाता है पूरा का पूरा। उसके बाद फिर इसीलिए फॉरेंसिक तो डॉक्टर के जनरली डोमेन में आ बोलते जाता है। कि आप फॉरेंसिक टीम बुलाओ, वहां पे आपके कंटेमिनेशन और आप चांसेस बहुत कम हो वो जाएंगे। नहीं होगा। आप फॉरेंसिक टीम बुलाओगे, वो प्रॉपर वर्क करेगी। और जो केसेस सीबीआई को दे दिए जाते हैं वो इसीलिए ही दिए जाते हैं एग्जैक्टली कि हम नहीं एकदम पुलिस Trust पे नहीं वो कर कर सकते, सकते हैं, तो secure होना सीबीआई के चाहिए। हाथ में केस दो, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, वो अपने एथिक्स के हिसाब से काम करेंगे तो हमें अच्छी रिपोर्ट्स मिलेंगे।